गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हमने इस चैप्टर की समरी को रीड किया है और हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बहुत ही सिंपली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो फॉरेन ट्रेड है ना, ये अलग अलग कंट्रीज़ के मार्केट को एक साथ जोड़ता है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। हमें आर्ग्यूमेंट करते हुए इस स्टेटमेंट का सपोर्ट करना है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, सिंस हिस्टोरिक टाइम्स फॉरेन ट्रेड बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये जो फॉरेन ट्रेड है ना, इसी की वजह से क्या है, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका मार्केट जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि बताया गया एग्जाम्पल में, सिल्क रूट कनेक्ट्स इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। जो सिल्क रूट है इसकी वजह से इंडिया और साउथ एशिया एक साथ जुड़े हुए हैं टू मार्केट बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट। और यहाँ पर देखिए मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ईस्ट और वेस्ट के। तो देखिए, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये जो फॉरेन ट्रेड है ना, इसी की वजह से जो प्रोड्यूसर हैं, जो सामान को बनाते हैं, उन्हें मौका मिलता है कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से निकलकर बाहर मार्केट में जाएं। दे कैन सेल दियर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट ऑफ अदर कंट्रीज। तो देखिए, दे कहा गया है प्रोड्यूसर को, वो केवल अपने मार्केट में, डोमेस्टिक यानी कि लोकल मार्केट में ही अपना सामान जो है वो सेल नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरी कंट्रीज में भी कंपटीशन करते हैं और अपने सामान को सेल करते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है सब फॉरेन ट्रेड की वजह से। अब बायर्स की बात करते हैं। ये तो बात थी प्रोड्यूसर की कि उन्हें कितना बेनिफिट होता है, किस तरह से बेनिफिट होता है। अगर हम बात करें बायर्स की, यानी कि जो उस सामान को खरीदते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं, इम्पोर्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्रीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड दियर चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। तो देखिए, जो डोमेस्टिकली यानी कि उनके अपने लोकल एरिया में जो प्रोड्यूस होता है जो सामान, उससे अलग भी उनके सामने बहुत सारी चॉइस होती है। दूसरी कंट्री का सामान उनके देश में होता है और उनके सामने बहुत सारी चॉइस होती है सामान को खरीदने में। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इस तरह से जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या काम करता है, अलग अलग कंट्रीज़ के मार्केट को एक साथ जोड़ने का काम करता है। एंड हेल्प इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और ये जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, इसकी प्रक्रिया में मदद करता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने डिटेल में पढ़ा है, इज कनेक्टिंग विद ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, हमें संक्षिप्त में व्याख्या करनी है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज क्लोजली कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये ग्लोबलाइजेशन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इन रिसेंट टाइम, अभी हम हाल ही की बात करें, टेक्नोलॉजी इज इन द एरियाज दैट कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। तो ये जो देखिए टेक्नोलॉजी एरिया है किसके, टेलीकम्युनिकेशन के, कंप्यूटर के, इंटरनेट के, ये बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज सच एज टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल्स, फैक्स हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है ना, जैसे कि टेलीग्राफ है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, फैक्स हैं, तो ये जो है पूरे संसार को जैसे कि एक साथ लेकर आ गए हैं। नाउ पीपल कैन कनेक्ट अराउंड द वर्ल्ड ईजीली। अब जो लोग हैं ना वो पूरे संसार में एक दूसरे से बहुत आसानी से जुड़े हुए हैं। दीज डेवलप
developments are used to access the information instantly and communication in the remote areas. तो देखिए दूर दूर के इलाकों में भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा जल्दी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? इन सभी डेवलपमेंट की वजह से हुआ है कि इन सभी डेवलपमेंट को यूज़ करके हम अपनी कुछ भी सूचना बहुत जल्दी से वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी कोने में। कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव एंटर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स। तो देखिए कंप्यूटर और इंटरनेट आप देखते होंगे अपने आसपास भी, ये हर एक फील्ड में एंटर कर चुका है। इंटरनेट अलाउ वन टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इंटरनेट से हमें हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वी कैन सेंड इंस्टेंट ईमेल एंड टॉक थ्रू वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट। तो देखिए ना के बराबर कॉस्ट में, यानी कि ये जो ईमेल सेंड हम करते हैं या हम वॉइस कॉल करते हैं, वॉइस मेल करते हैं, बातें करते हैं, तो इनमें ना के बराबर कॉस्ट लगती है और हम संसार में कहीं पर भी इनके द्वारा बात कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने जाना कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना वो ग्लोबलाइजेशन से कैसे जुड़ी हुई है। आगे हम देखते हैं हाउ इज फॉरेन ट्रेड इंटरलिंकिंग मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो देखिए जो फॉरेन ट्रेड है ये किस तरह से अलग अलग देशों को की मार्केट को एक साथ जोड़ता है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देते हुए हमें इसे एक्सप्लेन करना है। फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। तो ये जो फॉरेन ट्रेड है इसी की वजह से जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके मार्केट एक साथ जुड़े हुए हैं। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये जो फॉरेन ट्रेड है इसी की वजह से जो प्रोड्यूसर हैं जो सामान को बनाते हैं उन्हें मौका मिलता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट से निकलकर बाहर जाएं और वहाँ पर कंपटीशन कर सकें। प्रोड्यूसर कैन सेल दियर प्रोड्यूस इन लोकल एंड फॉरेन मार्केट। तो देखिए जो प्रोड्यूसर हैं वो लोकल मार्केट में भी अपना सामान सेल कर सकते हैं और फॉरेन मार्केट में भी अपना सामान सेल कर सकते हैं। इट इज़ वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड। और इसी की वजह से यही एक तरीका है जिसकी वजह से जो सामान है उसमें काफ़ी सारी चॉइसेस देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है फॉरेन ट्रेड की वजह से, क्योंकि ये जो है बाजारों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। आगे देखते हैं प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल। तो देखिए ये फॉरेन ट्रेड की वजह से हो रहा है कि एक जैसा सामान अलग अलग मार्केट में सेम प्राइस पर मिल जाता है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से ऐसा होता है। क्लोज कंपटीशन विद ईच अदर, यानी कि कंट्रीज की यहाँ पर बात की जा रही है, उनका बहुत क्लोजली कंपटीशन होता रहता है। आगे पढ़ते हैं व्हाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैरियर लगा दी, यानी कि रोक लगा दी फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। ऐसा क्यों हुआ? एनालाइज द रीज़न, हमें इस रीज़न का विश्लेषण करना है। तो देखिए ट्रेड बैरियर्स आर रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहले तो ट्रेड बैरियर्स होता क्या है? ये रूल्स और रेगुलेशन होते हैं दैट रेगुलेट्स फॉरेन ट्रेड, जिसके द्वारा फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है, यानी कि कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा क्यों किया कि उन्होंने जो है बैरियर लगा दिए फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। रीज़न क्या था? टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ पर नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जाने लगी, तो जो प्रोड्यूसर थे ना उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी कि विदेश से आने वाले सामान से उन्हें कंपटीशन ना करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने बैरियर लगा दिए। द कंपटीशन फ्रॉम द इम्पोर्टर्स वुड हैव क्रिपल्ड द न्यू बॉर्न इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो देखिए अगर कंपटीशन होता तो क्या होता? ये जो इंडस्ट्रीज थी ना इंडिया की, जिनका अभी अभी जन्म हुआ था कह सकते हैं, जिन्हें अभी सेटअप किया गया था, उनके लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी। इन सच अ सिचुएशन इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली सच कॉमोडिटीज मीन्स गुड्स
were allowed which were quite necessary such as machineries, fertilizers, petroleums etc. तो कहा गया ऐसी सिचुएशन में कुछ सामान ऐसा था जिन पर बैरियर नहीं लगे थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उनके लिए, जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम्स, इन पर रोक नहीं लगाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए ड्यूरिंग 1950 and 60 Indian industries were not prepared for exports, so foreign trades would not have been profitable at that time। तो देखिए उस समय पर 1950 की अगर बात की जाए तो उस समय पर क्या था, जो एक्सपोर्टर जो इंडियन थे ना वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज थी वो एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो उस समय उनके लिए प्रॉफिटेबल भी नहीं था। आगे पढ़ते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, क्रेडिट में लोन हम कह सकते हैं, इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट एक्सेस द स्टेटमेंट। तो हमें बताना है कि ये जो चीप ऑफ सस्ता लोन जो है वो क्यों ज़रूरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए मैनी पीपल वांट टू स्टार्ट एन इंटरप्राइज बाय बोरोइंग। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटे स्केल पर इंडस्ट्री को शुरू करना चाहते हैं, कोई भी इंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं उधार लेकर। मे नॉट डू, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि जो वो लोन लेते हैं उसकी कॉस्ट जो है काफ़ी हाई होती है, उसका इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लैंड मोर, और ज़रूरत है कि बैंक और कोऑपरेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा उधार दें। दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मैनी पीपल वुड दैन बोरो एट चीप रेट फॉर द वेराइटी ऑफ नीड्स। तो देखिए लोगों को जब सस्ते में लोन मिलने लगेगा तो वो क्या करेंगे, वो जो है और उधार लेंगे और लोन लेंगे और अपनी इनकम को हायर कर सकते हैं। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, इससे वो क्रॉप को ग्रो कर सकती हैं। डू बिजनेस और सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर सकती हैं। तो देखिए पूरा क्या यहाँ पर निकल कर आता है कि जो लोन है वो चीप होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, इससे कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1991 जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो देखिए कहा गया है कि जो बैरियर्स थे वो हटा दिए गए, जो बैरियर्स लगाए गए थे वो हटा दिए गए फॉरेन ट्रेड पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। ऐसा क्यों किया इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में, हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरलाइज्ड का मीनिंग आप समझते होंगे, चैप्टर में हमने पढ़ा था, यानी कि सभी बैरियर्स को हटा देना लिबरलाइजेशन कहलाता है। तो देखिए इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरलाइज द पॉलिसी दैट फेल्ट दैट इंडियंस प्रोड्यूसर मस्ट कम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। तो हमने क्या देखा था कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो कुछ बैरियर्स लगा दिए गए, इंडस्ट्रीज जैसे ही सेटअप की गई तो बैरियर्स लगा दिए गए। अब जब बैरियर्स लगा दिए गए तो अपनी कंट्री में ही सामान बनता था, अपनी कंट्री में ही वो सेल होता था। तो ऐसे क्या होने लगा कि वो कोई कंपटीशन भी फेस नहीं कर पाते थे, कर सकते थे, और जैसी भी क्वालिटी वो बनाते थे तो लोगों को वही परचेज करना होता था, उनकी मजबूरी थी। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी को जो उन्होंने पॉलिसी लागू की थी उसे लिबरलाइज कर दिया 1991 में, और इससे जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें क्या करना होगा, क्या करना पड़ा उनको, उन्हें जो संसार के दूसरे प्रोड्यूसर थे ना उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड एन ओपिनियन दैट ट्रेड कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द लोकल प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस दे विल बी फोर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटीज। तो देखिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा विचार था, ऐसा सुझाव था उनको कि जब ये कंपटीशन फेस करेंगे ना तो ये अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करेंगे जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, और वो उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ये करने के लिए उन्हें इस बैरियर को हटाना पड़ा। अनदर रीज़न वाज इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया
in 1990 and 91 and support of WTO and IMF lead to government to remove trade barriers। तो देखिए एक संस्था बन चुकी थी अब तक जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो है उन्होंने दबाव डाला और इंडियन गवर्नमेंट को जो है ये सभी ट्रेड्स को हटाना पड़ा। Thus, Indian government removed barrier to a large extent of foreign trade and foreign investment। तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो बैरियर लगा हुआ था वो इंडियन गवर्नमेंट को हटाना पड़ा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। तो देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी हो या किसी भी चीज़ का उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव भी इफेक्ट भी होता है। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। सबसे पहले हम पॉजिटिव पढ़ेंगे। तो देखिए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इज नाउ अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। तो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि वाइड वैरायटी यानी कि बहुत सारी वैरायटी जो है गुड्स की अवेलेबल हो गई हैं कंज्यूमर्स के लिए। कहा जा रहा है न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड इन इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा जॉब जो है क्रिएट हो गई हैं। लोकल कंपनीज हैव प्रोस्पर्ड थ्रू सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं तो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनीज है ना वो काफ़ी समृद्ध हो गई हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा है। टॉप इंडियन कंपनीज हैव बेनिफिटेड फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। तो देखिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो हैं किसके साथ जाकर ऐड हो गई हैं, फॉरेन कंपनीज के साथ जाकर ऐड हो गई हैं, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन हैज़ लीड टू द हैबिलेशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। तो देखिए वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर है ना उन पर बहुत बुरा इफेक्ट इस चीज़ का पड़ रहा है। हु फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चीपर इम्पोर्ट्स। तो देखिए अगर सस्ते में कोई सामान इम्पोर्ट होने लगा तो उन्हें अपनी क्वालिटी भी इन्हांस करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, और उन्हें रेट भी घटाना पड़ेगा। तो जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है उन पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वर्कर्स नो लार्ज हैव जॉब सिक्योरिटी एज दे आर एम्प्लॉयड फ्लेक्सिबली। तो देखिए जो वर्कर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, उनकी अब जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है और जो उन्हें एम्प्लॉय मिलता था वो फ्लेक्सिबली हो चुका है। फ्लेक्सिबली मतलब कभी भी वो अपनी मर्जी से जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें रख सकते हैं, कभी भी उन्हें हटा सकते हैं, यानी कि अपने नियम के अनुसार वो उनमें चेंज कर सकते हैं। इट मे लीड टू ग्रेटर डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑन एडवांस कंट्रीज। तो देखिए इट मे लीड टू ग्रेटर डिपेंडेंस, वो जो है बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं किस पर, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पर ऑन एडवांस कंट्रीज। तो देखिए जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है ना वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एडवांस कंट्रीज पर डिपेंड करते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स दैट MNCs आर स्प्रेडिंग दियर प्रोडक्शन इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग तरीकों से किस तरीके से जो MNCs हैं वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, क्या तरीके वो अपनाती है। तो देखिए सबसे पहला तरीका है लो लेबर कॉस्ट एंड लो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है चाइना एंड इंडिया प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो MNCs क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज होता है। तो यहाँ पर बताया गया है उनका काम क्या है कि वो लो कॉस्ट में लेबर रखें और उनका काम है कि उन्हें जो प्रोडक्शन के लिए सामान चाहिए उस पर कम से कम कॉस्ट आए, कम से कम पैसा उस पर लगे। और चाइना और इंडिया क्या कर रहा है, ये एडवांटेज MNCs को दे रहा है क्योंकि ये सस्ते में उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन प्रोवाइड करती हैं। आगे देखिए क्लोजनेस टू मार्केट। MNCs सेट अप दियर फैक्ट्रीज इन मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। तो देखिए जो MNCs हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को कहाँ पर सेटअप किया है, मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में। कारण क्या है, ड्यू टू दियर क्लोजनेस टू द मार्केट्स इन US एंड यूरोप, क्योंकि इनकी जो मार्केट है वो किसके नज़दीक है,
यूएस और यूरोप के नज़दीक है, जहाँ पर वो आसानी से और सस्ते में अपने सामान को सेल कर सकते हैं। स्किल्ड मैन पावर, अब तीसरा रीज़न है यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर। तो देखिए एमएनसी सेट अप दियर ऑफिसेस, तो एमएनसी जो है उन्होंने अपने ऑफिस को सेटअप किया है और फैक्ट्रीज को सेटअप किया है, और कंज्यूमर सर्विस सेंटर कहाँ पर सेटअप किए हैं? इंडिया में सेटअप किए हैं। एज इट हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर, तो क्यों? क्योंकि कहा गया है इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर हैं और एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हैं, तो इसलिए स्किल्ड मैन पावर उनका तीसरा मोटिव है। तो यहाँ पर हमने 3 मोटिव देखे। एक तो लो लेबर कॉस्ट उन्हें चाहिए होती है, क्लोजनेस टू मार्केट, तो उनका मेन मोटिव होता है कि जो लेबर कॉस्ट है वो कम से कम आए, और वो ऐसी जगह अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करे जहाँ पर मार्केट बहुत नज़दीक हो, और वो ऐसी जगह पर अपनी कंपनी सेटअप करना चाहती हैं जहाँ पर स्किल्ड पर्सन उन्हें मिल जाए। तो ये तीनों चीज़ें उन्हें मिलती हैं जहाँ पर वो वहीं पर अपनी कंपनी को सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एनालाइज दिस रीज़न। आई होप ये हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक हाँ हमने पढ़ लिया है, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का आंसर अलग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एडवेंटेजियस टू कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है, जैसा कि हमने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा, तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन को इसी तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पूछा गया है जो ग्लोबलाइजेशन है उसके काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं, वो कंज्यूमर्स को भी होते हैं और प्रोड्यूसर के को भी होते हैं, तो हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है एग्जाम्पल देकर। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन हैज़ लीड टू एन इंटेंस इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल कंपटीशन। तो देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये क्या करती, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर आर फॉलिंग over each other to provide better and cheaper service to the consumers। तो देखिए जो प्रोड्यूसर हैं वो डाउन हो रहे हैं, एक दूसरे से वो कंपटीशन कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड करने के लिए? बेटर और चीपर सर्विस, यानी कि अच्छी से अच्छी और सस्ती सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर्स के लिए। दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द प्राइस, और इसकी वजह से जो प्राइस है ना गुड्स का वो भी कम हो रहा है, वो भी रिड्यूस हो रहा है। With the initiation of globalization, producers now have relatively free access to international market. Also, they can now avail more easily of the credit facilities forwarded in terms of capital and technology। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन की पहल होने की वजह से, शुरू होने की वजह से जो प्रोड्यूसर हैं वो फ्रीली ट्रेड कर पा रहे हैं, फ्रीली मार्केटिंग कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी वो जा रहे हैं, और इससे कहा जा रहा है कि उन्हें आसानी से बड़े सस्ते में उन्हें जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं, और वो किसको बढ़ाते हैं? वो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं, अपनी कंपनीज को सेटअप करते हैं। दिस इज इलिस्ट्रेटेड दैट बाय द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज। द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड बोथ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर इन दिस फील्ड्स। तो देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बारे में पढ़ा, चैप्टर में हमने गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से बेनिफिट होता है, दोनों को, प्रोड्यूसर को भी होता है और कंज्यूमर्स को भी होता है। एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 3 स्टेप लिए हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि अपनी तरफ खींचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से 3 स्टेप लिए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप इंडस्ट्रियल जोन कार्ड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडस्ट्रियल जोन बना दिए, जिन्हें क्या कहा जाता है? SEZs, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये क्या प्रोवाइड करते हैं? वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर रेजिडेंशियल होगी, ठीक है,
रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इतनी सारी फैसिलिटीज़ देनी शुरू कर दी जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में हो और यहाँ पर ट्रेड किया जाए। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन SEZs do not have to pay tax for the initial period of 5 years। तो कंपनीज ने क्या किया, जो प्रोडक्शन यूनिट सेट की ना इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो उन्होंने जो है शुरुआत के 5 सालों में जो टैक्स होता है उसको उस पर छूट दे दी। तो देखिए द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वर्कर्स रखे जाते हैं उन्हें रखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का प्रावधान भी कर दिया। द कंपनीज कैन नाउ लोअर वर्कर फ्लेक्सिबली for short period when there is intense pressure of work। This is done to reduce the cost of the labor for the companies। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ सामने आती है कि ये कंपनीज क्या हैं, ये फ्लेक्सिबली वर्कर को रख सकती हैं, यानी कि अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की पे पर, अपनी मर्जी से जितना वर्किंग आवर वो काम करवाना चाहते हैं उतने आवर के लिए वो रख सकते हैं, जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं, यही फ्लेक्सिबली है। और शॉर्ट पीरियड के लिए वो वर्कर को रखते हैं, जब काम का प्रेशर होता है तब वो ज़्यादा वर्कर को रख लेते हैं और उनकी जो लेबर कॉस्ट है ना उसे कंपनी कम कर देती है, कम करके देती है वो प्राइस। आगे देखिए इन व्हाट वे द MNC इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल कंपनीज। तो देखिए MNCs का की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनी, और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बताना है, नेशनल कंपनी में और मल्टीनेशनल कंपनी में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए मल्टीनेशनल कंपनी इट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक से अधिक राष्ट्र में, एक से अधिक देशों में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपना कंट्रोल रखती हैं, जबकि नेशनल कंपनी की बात करें तो इट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। ये अपनी खुद की कंट्री में ही इसे कंट्रोल कर सकती हैं। इट सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। तो देखिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका क्या काम होता है कि वो अपनी कंपनीज को और ऑफिसेज को ऐसे रीजन में सेट करें प्रोडक्शन के लिए जहाँ पर उन्हें सस्ते में लेबर मिल जाए और सस्ते में नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकें। इट हैज़ नो सच ऑप्शन। अब नेशनल कंपनीज के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। सिंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द MNC इज लो इट कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। तो देखिए अब ये सारी जो कॉस्ट कम हो जाती हैं कि लेबर कॉस्ट कम है, ऐसी जगह पर उन्होंने अपनी कंपनीज और ऑफिस सेटअप किए हैं जहाँ पर सस्ते में उनका काम हो जाए, तो ऐसे में उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और जबकि जो नेशनल कंपनीज होती हैं वो इतना प्रॉफिट नहीं गेन कर पाती हैं। What are the various ways in which MNCs set up or control production in other countries? तो वो अलग अलग क्या तरीके हैं, वो तरीके क्या हैं जिनसे MNC जो है अपने प्रोडक्शन को सेटअप करती हैं या कंट्रोल करती हैं दूसरी कंट्रीज़ में। पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था चैप्टर में भी ये सब। तो देखिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। तो इनका मेन मोटिव होता है कि जितनी भी लोकल कंपनीज होती हैं वो उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज। तो वो क्या करती हैं, वो ऑर्डर दे देती हैं लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए और अपने ब्रांड का टैग लगाकर उसे सेल कर देती हैं। तीसरा दिया गया है यहाँ पर बाय क्लोजिंग कॉम्पिटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग दैम अप। या तो वो कंपटीशन करती हैं लोकल कंपनीज के साथ या फिर उन्हें डायरेक्टली खरीद लेती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा मनी होता है। तो ये 3 तरीके हैं जो MNCs अपनाती हैं। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द कंज्यूमर ऑफ इंडिया। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है इंडिया के कंज्यूमर्स पर, इंडिया के जो बायर्स हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर के बीच अगर ग्लोबलाइजेशन है तो प्रोड्यूसर के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। बोथ लोकल एंड फॉरेन हैव बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। अब
चाहे फॉरेन हो चाहे लोकल मार्केट हो, दोनों से ही कंज्यूमर को काफ़ी लाभ होता है। पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सी सेक्शन इन द अर्बन एरियाज, और बात की जा रही है जो अर्बन एरियाज में रहने वाले कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं इस चीज़ का। There is a greater choice before the consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. तो देखिए जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास बहुत सारी चॉइस है मार्केट में, वो क्या करते हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, ये जो क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो गई है ना और प्राइस लोअर हो गया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, इससे वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे इंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन वाज पॉसिबल अर्लियर। तो ऐसा होने की वजह से, यानी कि कंपटीशन होने की वजह से, प्राइस लो होने की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर, तो जो कंज्यूमर्स हैं ना उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया है पहले की अपेक्षा। तो यहाँ पर अच्छा इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। आगे क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो पूछा गया है टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को कैसे बढ़ावा मिलता है। देखते हैं, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन प्लेइंग अ की रोल इन एनकरेजिंग द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो देखिए ये जो रैपिड इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, बहुत तेज़ी से जो टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो एक की रोल प्ले करता है जिससे कि ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, अब हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत बढ़ गई है, फास्टर हो गई है, चीपर भी हो गई है। अब बात की जा रही है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हैज़ मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एट लोअर कॉस्ट। तो देखिए हमने कंटेनर के बारे में पढ़ा था, कंटेनर आने की वजह से बहुत सारा सामान जो है पैक हो जाता है अच्छे से और सस्ती कॉस्ट में काफ़ी दूरी पर वो पहुंचाया जा रहा है। देयर हैव बीन रैपिड डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, विकास हो रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेट्रा, तो उसके अंदर में क्या आते हैं, जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब है। दे हैव मेड ईजी एक्सेस टू एनी पर्सन और प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। तो देखिए पूरे संसार में ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इससे हम किसी भी पर्सन से किसी भी जगह पर हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, कनेक्ट, हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं। दस इट कैन बी सेड दैट टेक्नोलॉजी एंड हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस किसकी वजह से बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। और टेक्नोलॉजी से हर एक चीज़ को बढ़ावा मिलता है, चाहे हमारी थिंकिंग एबिलिटी हो, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर लोकल कंपनीज बेनिफिटेड बाय जॉइनिंग हैंड विद MNCs फॉर प्रोडक्शन। तो देखिए जो लोकल कंपनीज हैं उन्हें किस तरह से प्रॉफिट पहुंच रहा है MNCs के साथ जुड़ने से। तो देखिए एट टाइम MNCs सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम लोकल कंपनीज। तो इस समय की अगर बात करें तो काफ़ी सारी MNCs जो हैं वो जॉइंट हो चुकी हैं प्रोडक्शन के लिए लोकल कंपनीज से। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनीज ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज ऑफ टू फोल्ड। तो इससे जो है लोकल कंपनी को MNCs से जुड़ने के फ़ायदे हैं, और वो क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। तो MNC के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। MNC का लोकल कंपनी से जुड़ने से लोकल कंपनी को फ़ायदा होता है कि उसे पैसा मिल जाता है जिससे कि वो अपनी कंपनी में उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी सारी मशीनें खरीदता है जिससे कि प्रोडक्शन को तेज किया जा सके। दूसरा फ़ायदा क्या है, MNCs माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। अब जो MNCs उनके साथ जुड़ती हैं तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती हैं प्रोडक्शन के लिए, तो इससे भी लोकल कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के काम क्या हैं और क्या महत्वपूर्णता है उसकी, किसकी,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की क्या महत्वपूर्णता है और क्या काम है। पढ़ते हैं। WTO डील विद रेगुलेशन ऑफ ट्रेड बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। तो देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं, हमने पढ़ा था 126 के अराउंड है कंपनीज हैं जब जो WTO से जुड़ी हुई है, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, वो ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करती हैं। अलग अलग कंट्रीज से रेगुलेट मतलब उन्हें कंट्रोल करती हैं, किस तरह से उन्हें बैरियर हटाने हैं, लगाने, ये सब देखने का काम WTO करती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। WTO प्रोवाइड्स अ फोरम ऑफ नेगोशिएशन एंड फॉर सेटिंग डिस्प्यूट। तो देखिए अगर किसी भी चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इन कंपनीज के बीच या कंट्रीज के बीच, तो वो फोरम मीन्स होता है एक मंच प्रदान करना। तो WTO क्या है, एक मंच प्रदान करती है कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। आगे देखिए, इट इज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड एनालिसिस। ये एक सेंटर भी है इकोनॉमिक रिसर्च के लिए और एनालिसिस के लिए। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इंटेंड्स टू सुपरवाइज एंड लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। जो क्या काम करती है, सुपरवाइज करती है इंटरनेशनल ट्रेड को और लिबरलाइजेशन का काम भी करती है, यानी कि जो वहाँ पर ट्रेड बैरियर्स लगे हैं उनको रिमूव करने का काम भी करती है, यानी कि फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने का काम करती है। इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द कवर्ड एग्रीमेंट्स। तो देखिए जो समझौते किए गए हैं, जो रूल रेगुलेशन किए गए हैं, उन्हें लागू करने का काम, प्रशासन का काम और ऑपरेशन का काम कौन करता है, ये WTO जो कि एक संस्था है ये करती है। ये सब चीज़ें इम्प्लीमेशन करने का काम करती है, यानी कि उन्हें लागू करने का, वहाँ पर क्या प्रशासन लागू करना है, ये सब काम किस तरह से उन्हें ऑपरेट करना है, ये सब देखने का काम किसका है, WTO का है। What are the effects of foreign trade? फॉरेन ट्रेड के क्या इफेक्ट हैं? Chinese have started exporting Chinese plastic toys to India. तो देखिए जो चाइनीज हैं उन्होंने क्या एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, प्लास्टिक टॉयज। कहाँ पर, इंडिया में। तो क्या हुआ, बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज। तो यहाँ पर जो बायर्स हैं, इंडिया के जो बायर्स हैं, खरीदने वाले हैं, इनके पास चॉइस है किसके बीच में, इंडियन और चाइनीज टॉयज के बीच में वो चॉइस कर सकते हैं कि उन्हें क्या लेना है। बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस एंड न्यू डिजाइन, चाइनीज टॉयज हैव बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट। और अब चीपर प्राइस यानी कि सस्ती कीमत होने की वजह से, नए डिज़ाइन होने की वजह से जो चाइनीज टॉयज हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो देखिए, इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर। तो ये जो कंपटीशन है इंडियन और चाइनीज टॉयज के बीच में, इसमें कौन बेटर प्रूव होता है, चाइनीज टॉयज बेटर प्रूव होते हैं। विद द रिजल्ट इंडियन टॉय मार्केट फेस लॉसेज एज दियर टॉयज आर सेलिंग लेस। तो इस तरह से जो इंडियन टॉय मेकर्स है ना, वो काफ़ी लॉस फेस कर रहे हैं और उनकी जो सेलिंग थी ना टॉयज की, वो काफ़ी कम हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक इफेक्ट को भी देखा कि किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है। आई होप सभी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।